अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आम इंतखाबात से पहले नाअहली का उसूल तय करने यानी नाअहली आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात होगी या नहीं, इससे मुतालिक तशरीह का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 3 समातें हुई और 3 मुफस्सिल समातों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला महफूज कर लिया है और ये कहा है कि शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट सुना देगी जल्द ही, आज नहीं लेकिन किसी दिन सुना दिया जाएगा और वो जल्दी ही होगा, यानी पीर को फैसला सुनाया जा सकता है। आज की समात में क्या कुछ हुआ आपके सामने रखूंगी और इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि आज सेनेट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट जो कि मुसलसल हर केस की जल्दबाजी, हर केस के अंदर एक हमें जल्दी में नजर आती है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस का फैसला कर रखा है। इलेक्शंस की तारीख आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि उनकी वजह से किसी भी सूरत इंतखाबात में कोई ताखीर ना हो और इंतखाबात डीरेल ना हो। लेकिन दूसरी जानिब सेनेट है, कौमी असम्बली तो है नहीं लेकिन सेनेट है, और सेनेट के अंदर आज एक ऐसी करारदाद पेश हो गई कि जिसमें यह कहा गया है कि इंतखाबात मुलतवी किए जाए क्योंकि मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल, मौसम की सूरत हाल और कोविड-19 की सिचुएशन ठीक नहीं है। और ये पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरम तंगी ने पेश की है करारदाद, और इसको सेनेट ने यानी जो हमारा पूरा बड़ा सारा सेनेट है 101 मेंबरान का, 102 मेंबरान का, उसमें से इस वक्त सिर्फ 14 मेंबरान बैठ के ये फैसला कर लेते हैं कि इंतखाबात अभी नहीं होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, पहले तो इसकी बात करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम जो है वो वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। एक तो अटॉर्नी जनरल थे और दूसरे जो है वो मखतूम अली खान जो कि जहांगीर तरीन के वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए। मखतूम अली खान ने अदालत को ये कहा कि समीउल्लाह बलूच का फैसला ठीक नहीं था, अदालत उसकी हद तक फैसला दे, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है हाल ही में, उस पर अदालत ना जाए क्योंकि वो अदालत के सामने चैलेंज नहीं किया गया। इस पर उन्होंने मुख्तलिफ केस लॉज का हवाला दिया, ये भी बताया कि समीउल्लाह बलोच में खामियां क्या क्या हैं। मखतूम अली खान का पहले ही ये मौक़िफ़ है कि उनके जो क्लाइंट हैं जहांगीर खान तरीन, उनकी जो नाअहली की बुनियाद बना फैसला समीउल्लाह बलोच का वो दुरुस्त नहीं है और अदालत उस फैसले को वापस ले, उसको कलअदम या करार दे या ख़त्म कर दे, गैर मौसर कर दे। अब उस दौरान भी जजेस के मुख्तलिफ सवालात हुए, फिर अटॉर्नी जनरल के दलाइल शुरू हुए। अटॉर्नी जनरल से पहले मुख्तलिफ जो और वकला थे जो कि मुख्तलिफ पब्लिक नोटिस भी इसमें हुआ है, अपीलें भी बहुत सी आई हुई हैं, तो उन सब वकला ने अपने अपने दलाइल दिए। दलाइल क्या दिए उन्होंने, मखतूम अली खान ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इतफाक किया, एडवोकेट जनरल ने भी तमाम ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाए। तो अटॉर्नी जनरल ये अदालत के सामने एक नई जो है वो पेशरफ्त रख गए और वो ये एक नई इन्वेंशन ले आए, यानी अदालत के सामने वो ये थी कि अदालत डिस्कस करिए 2018 में आए समीउल्लाह बलोच फैसले में, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो फैसला तहरीर किया था। 5 रुकनी बेंच का फैसला था जिसमें ये करार दिया गया था कि नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर अगर कोई शख्स कुछ डिक्लेयर नहीं करता, अपने कुछ झूठ बोलता है वहाँ पर, तो वो सादिक और अमीन नहीं रहता और आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक उस पर होता है और इसके तहत वो ताहियात नाअहल हो जाता है। उस फैसले की बुनियाद पर नवाज शरीफ ताहियात नाअहल हुए, जहांगीर तरीन ताहियात नाअहल हुए, लेकिन अदालत उस मेन जजमेंट को, यानी जो फसाद की जड़ जजमेंट थी, उसको देख रही है और एक ऐसे केस में देख रही है जो कि एक इंडिविजुअल केस था और उसमें भी 62(1)(f) का ही इतलाक हुआ था, लेकिन उस उस केस में जो अपील है वो अदालत नहीं देख रही। अब वो एक बिगर पिक्चर की तरफ चली गई है, बड़े मसले को सॉल्व कर रही है। तो आज जब अदालत में अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए तो उन्होंने बताया कि इसहाक हकवानी केस था जिसका 2015 में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने नाअहली से मुतालिक फैसला किया था और उसमें बहुत से सवालात पोस्ट किए गए थे और ये कहा गया था, उस वक्त जो 7 जजेस थे उन्होंने मुतफिका वो फैसला दिया था और उसमें ये कहा था कि जो सवालात अदालत उठा रही है कि नाअहली का तयन आर्टिकल 62 में कैसे हो सकता है, करना किसने है, कोर्ट ऑफ लॉ क्या होगी, इन तमाम सवालात का फैसला आइंदा चल के किसी और केस में अदालत कर लेगी और ये हुक्म दिया गया कि इनका तयन किया जाए। ये जब अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर 2015 में जब इसहाक हकवानी केस का फैसला आता है तो 2018 में समीउल्लाह बलोच केस के फैसले में क्यों 5 रुकनी बेंच तयन नहीं करता, और फिर 5 रुकनी बेंच तो कर भी नहीं सकता था, 7 रुकनी बेंच का ऑर्डर था, उससे बड़ा बेंच या 7 रुकनी बेंच ही बैठता। तो अब फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल भी किया और उनके सवाल में ही जवाब भी है कि फिर उन तमाम तर सवालात का जवाब तो अब 7 रुकनी बेंच देगा। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि अदालत को बहुत सारी चीज़ें डिटर्मिन करनी है। नंबर 1 ये कि समीउल्लाह बलोच का फैसला दुरुस्त नहीं था और कोई भी उनका ये मौक़िफ़ है अटॉर्नी जनरल का कि जो अदालत है वो किसी शख्स का को सज़ा जो है वो फॉर लाइफ नहीं दे सकती। किसी सियासतदान को जो शील्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है उस शील्ड को
सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने फैसले के जरिए वापस ले सकती है, ख़त्म कर सकती है, हटा सकती है। तो ये मामला अब अदालत ने देखना है। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये भी डिक्लेयर करना है कि कोर्ट ऑफ लॉ क्या है, यानी कौन सी कोर्ट्स हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन देनी है किसी सियासतदान से मुतालिक, यानी उसमें ट्रिब्यूनल्स आते हैं या नहीं, हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, और चीफ जस्टिस ने शामिल कराया कि शरीयत कोर्ट भी है। तो अब ये तमाम तर मामलात अदालत के सामने है। उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी बताया कि नाअहली से मुतालिक एनआरओ का एक केस था, मुबशिर हसन केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस के फुल कोर्ट ने ये कहा था कि आर्टिकल 62 जो है वो सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है, यानी आपको उसके अंदर अगर नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है तो आपको ये देखना है कि आप उसको कौन से दीगर आर्टिकल्स के साथ मिला के पढ़े तो नाअहली का तयन हो सकता है, क्योंकि आर्टिकल 62 अहलियत से मुतालिक बात करता है। आर्टिकल 63 नाअहली बताता है कि अगर किसी शख्स ने झूठ बोला है तो उसकी नाअहली कितनी होगी, और अगर किसी शख्स ने मुल्क के साथ गद्दारी की है, या किसी ने आर्टिकल 63 में दर्ज है कि अगर किसी ने मुल्क की सलमियत को नुकसान पहुंचाया तो उसको कितनी सज़ा होगी, कत्ल के मुकदमे में जो शख्स सज़ा याफ्ता है उसको कितनी सज़ा होगी। तो ये तमाम तर मामला था। अब इस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और देना है। आज के समात में इंटरेस्टिंग क्या हुआ? इंटरेस्टिंग ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस काजी फैज़ ईसा, मैंने गुज़िश्ता रोज़ भी बताया, आपस में बहस के मूड में नजर आए। उन दोनों की बन नहीं रही इस केस के अंदर, और बन इस पॉइंट पे नहीं रही कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मौक़िफ़ है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ये पूछ रहे हैं कि कैसे जब पार्लियामेंट ने जो है वो सिर्फ टाइम फ्रेम तय किया इलेक्शन एक्ट के जरिए भी कि 62(1)(f) के जरिए या नाअहली जो होगी उसकी मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन जिस बात पे खामोश था कि नाअहली कितनी होगी झूठ बोलने पर या नॉन डिक्लेरेशन पर, उस पर एक डिक्लेरेशन का फैसला कर दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो खलापुर किया। अब अभी बेंच बैठ के कैसे अपने ही पुराने फैसले को रोल बैक कर ले? तो चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये कहते हैं कि ये सारी जो डिबेट है ना, ये अदबी है, इल्मी है, इसमें हम नहीं पढ़ते, बल्कि हम ये तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया या जो हमारा आइन है, आइन के साथ जो कुछ हुआ मुल्क के अंदर, यानी ज़िया ने जो आइन के साथ किया, काजी फैज़ ईसा तो अयूब दौर तक जाते हैं और वो कहते हैं कि तब जो आइन के साथ होना शुरू हुआ और फिर ज़िया ने आके 1985 में जो किया, उसके बाद जो आइन की शक्ल बन के आई, तो पार्लियामेंट के ऊपर भी प्रेशर था। और कल चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आधी जमहूरियत जो है वो डिक्टेटरशिप से बेहतर है। तो ये काजी फैज़ ईसा का ये कहना है कि इन सारी डिबेट्स में उलझने के बजाय कि 62(1)(f) में लैंग्वेज क्या लिखी है, उसमें अल्फाज क्या इस्तेमाल किए गए हैं, सीधी बात यह है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स थे और उनके ज़रिए जो अमेंडमेंट्स की गई वो दुरुस्त नहीं थी, क्योंकि वो डिक्टेटर की मंशा थी। तो अब बेंच के अंदर एक डिवाइड है। बाकी जजेस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, वो लैंग्वेजेस पे, चीज़ों पे क्वेश्चन हमें करते नजर आते हैं कि नहीं हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इलेक्शन एक्ट को जो हमारे सामने चैलेंज नहीं है, और फिर समीउल्लाह बलोच भी हमारे सामने चैलेंज नहीं है और वो जजमेंट फाइनलिटी इख्तियार कर चुकी है, तो हम कैसे उसको इंटरप्रेट करें या उसको रोल बैक करें या उसको नलीफाई कर दें, ये सवालात जजेस कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा क्लियरली कह चुके हैं कि वो समीउल्लाह बलोच की जजमेंट को नहीं मानते। फिर वो जस्टिस उमर अता बंदयाल के कंडक्ट पे भी सवालात उठा रहे हैं, यानी वो कहते हैं कि उन्होंने समीउल्लाह बलोच में ये कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली है, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ही फैसल वाउडा केस में कहते हैं कि नहीं, अब फैसल वाउडा ने तो माफ़ी मांग ली है नॉमिनेशन पेपर्स के मामले पे, तो बस वो ताहियात नाअहल नहीं है, बल्कि नाअहली की मुद्दत उनकी जो इलेक्शन एक्ट के तहत बनती है वो होगी, 62(1)(f) की तशरीह नहीं की जाए उनके केस में। फिर अदालत में बहुत सारी अदालती नज़ीरें पेश की गई हैं, बहुत कुछ अदालत ने डिसाइड करना है, लेकिन अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट रास्ता क्या निकालेगी। जो सुप्रीम कोर्ट में अदालती मुआवनीन थे उन्होंने रास्ता ये दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को भी नहीं छेड़े, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन एक्ट को भी नहीं छेड़े, क्योंकि वो उनके सामने नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सिर्फ ये कर दे कि समीउल्लाह बलूच की जजमेंट ठीक नहीं भी थी, तो रास्ता क्या है, 62(1)(f) की तशरीह सुप्रीम कोर्ट दोबारा से कर दे, कह दे कि 62(1)(f) में दर्ज नहीं है कोई भी नाअहली की मुद्दत, तो उसको 63 के साथ मिला के पढ़े, तो फिर नाअहली जो होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल की, 3 साल की या 2 साल की, जो जिस तरह से भी 63 के ज़िली शिकों में है उस तरह होगी। तो खैर ये तमाम तर बहुत एकेडमिक, बहुत खुश किस्म की डिबेट है। इस सब के बीच में इंटरेस्टिंग ये है कि जजेस आपस में बहस करने लगे हैं इस 7 रुकनी बेंच के बारे में। जब ये बना तो हमारे बहुत से साथी सोशल मीडिया के ऊपर और उसके अलावा भी सोशल मीडिया पर लोग पैगामात ये लिख रहे थे कि ये ऐसा बेंच है जिससे इख्तलाफ नहीं हो सकता, यानी 7-0 का जजमेंट होगा, और फिर ये भी कहा कि ऐसा बेंच बनाते ही नहीं है कि जहाँ से कोई इख्तलाफ निकले। लेकिन अब जब इस केस की हेयरिंग चली तो जस्टिस मंसूर अली शाह
जस्टिस मोहम्मद अली मसर बातों पर कन्विंस नजर नहीं आए। इनफैक्ट जब वो सवालात करते थे तो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा उन्हें इंटरप्ट कर रहे थे, और उनकी इंटरप्शन पे एक दफ़ा तो जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कह भी दिया कि मेरा सवाल बेशक बाकियों के लिए अहम नहीं होगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब दिया जाए। तो ये जो जजेस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस एजाजुल एहसन की बहस रही। इनफैक्ट उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह भी जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ थे जब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाइव देखा जा रहा था और सारी आवाम देख रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की आपस में बहस कैसे हो रही है। और तब लोगों को ये भी पता चला कि जब जजेस के रिमार्क सिर्फ चल रहे होते हैं और लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वकील का जुमला क्यों नहीं दे रहे हो, तो भाई वकील को बोलने नहीं दिया जा रहा होता। यही आज भी हुआ, जजेस आपस में एक दूसरे को सवालात के जवाबात दे रहे हैं, एक दूसरे को मुखातिब करके दे रहे हैं और वकला को मौका नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने ये जो आर्टिकल 62 का केस चल रहा है, इससे पहले लापता अफराद के केस में भी इंतखाबात का जिक्र किया। उन्होंने इंतखाबात से मुतालिक भी जो मुख्तलिफ छोटी छोटी क्वेरीज आ रही थी, एक कोहाट के आर ओ का केस आया था ट्यूसडे को, उसकी हेयरिंग हुई थी, उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं इंतखाबात मुलतवी करने के या इंतखाबात में किसी भी तरह का रखना डालने के। तो महसूस ये होता है कि जो आज सेनेट में करारदाद पेश की गई है और वो मंजूर भी हो गई है, काफ़ी हैरानकुन तौर पे तो खैर नहीं कहना चाहिए, सेनेट के जो हालात इतने अरसे से बन चुके हैं वहाँ पर इसी तरह से चीज़ें आती हैं और वो मंजूर हो जाती हैं और बाद में पता चलता है कि वो हो चुकी हैं। तो मौजूदा जो हालात हैं जिसमें बार बार ये चेमोगोइयाँ ये बातें की जा रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इलेक्शन कराए जाएँ, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को इसका इदराक भी है। वो भी जानते हैं कि कुछ अनासिर हैं जो इंतखाबात नहीं होने देना चाहते। तो सवाल ये है कि अवाम जिसको कि आपने पहले ही इंतखाबात से दूर रखा हुआ है, जो मुद्दत है आईनी मुद्दत उसको ऑलरेडी 3-4 महीने तो आप आगे खींच गए हैं, अब भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि इंतखाबात हों और इस्टेब्लिशमेंट यही चाहती है कि जो मौजूदा सेटअप है, यानी निगरान सेटअप है, एक निगरान वज़ीर आज़म है जो आज फ़लाँ स्कूल में और फ़लाँ जगह पे वो दौरे पे गए हुए हैं और कल वो उठ के बैरून मुल्क चले जाते हैं, वहाँ पर दौरे करते हैं, बस वही सेटअप चलता रहे। उनकी गुफ्तगू, उनके स्टूडेंट्स के सवालों के जवाबात चलते रहें, मुल्क जिस तरह चल रहा है वो चलता रहे, कोई मुंतखब नुमाइंदे ना आ जाएँ, क्योंकि अगर मुंतखब नुमाइंदे आ गए तो वो फिर उस तरह से शायद इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी पर नहीं चल पाएंगे जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं। एक तरफ जहाँ इंतखाबात के ऊपर बहुत सारी उंगलियाँ उठ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ ये टोटली कोशिश हो रही है कि इंतखाबात हों ही नहीं। तो अब कुछ ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हो रहा है, फिर जो दीगर मौजूदा सूरत-ए-हाल क्रिएट की जा रही है, ये सब कुछ दानिस्ता तौर पर हो रहा है, यानी कॉन्शियसली, ताकि एंड पर ये कहा जा सके, इस चीज़ को जस्टिफाई किया जा सके कि इंतखाबात क्यों होने देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमारे बहुत से लोग ये कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट जब खड़ी है ना अपने फैसले पर, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना होगा और इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह से उनके ताल्लुकात ख़राब हों। तो अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस सारी सूरत हाल में क्या करती है। वैसे तो एक करारदाद की हैसियत जस्ट एक, जैसे कह देते हैं ना, एक टोकन के अलावा कुछ नहीं होती, लेकिन ये टोकन पाकिस्तान के ऐवान बाला से आया है और ऐवान बाला के अंदर बैठे हुए जो हमारे सेनेटर्स हैं, उन्होंने अपनी मुकम्मल, चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कहते हैं कि वो उनकी दानिश जो होती है ना मुंतखब नुमाइंदों की, और जो हमारे ऐवान में बैठे होते हैं सेनेटर्स या पार्लियामेंटेरियंस, उनकी बहुत ऊपर होती है। तो फिर उन्होंने अपनी बहुत ऊपर जो दानिश है ना उनकी, उसको इस्तेमाल करते हुए उस दानिशमंदी से ये करारदाद पेश करके आज मंजूर कर ली है। और सादिक संजरानी ने जो है ना वो क्वेरी सुनी ही नहीं जो कोरम की निशानदेही की गई। तो अब इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखना ये है कि ये सिर्फ करारदाद की हद तक की बात रहती है या कुछ ग्राउंड पे भी आता है, क्योंकि सियासी जमातें निकल के कोई कैंपेनिंग नहीं कर रही, उनकी जान को खतरा है और आवाम भी काफ़ी मायूस है। ज़ाहिर है मौजूदा सूरत हाल से कौन मायूस नहीं होगा। तो इंतखाबात होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट जो कि एक दूसरे को एम्पावर कर रही थी काफ़ी अरसे से, क्या वो मज़ीद इस एम्पावरिंग वाले मोड में रहती हैं या नहीं, ये आइंदा दिनों में तय होगा। आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।